वेलकम बैक टू दी एनएलसीसी क्लासेस अलीगढ़ व्यूअर्स। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि हम लास्ट क्लासेस में बीएनएसएस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस को कवर किया है। अभी उसके 4 क्लासेस हुई हैं, जिसमें हमने वन बाई वन चीज़ों को समझा और वन बाई वन चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब किया, और जितना हमारे हैंड से कोशिश हो सकती है हम उतना आसान बनाकर चीज़ों को आपके सामने रख रहे हैं। उसी कोशिश में आज हम सीपीसी, जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर, सीपीसी 1908, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम इसका ओवरव्यू लेंगे, और जैसे मैं इससे पहले मैं क्लास शुरू करूं, मैं आपको बता दूं कि जो भी स्टूडेंट या अधिवक्ता साथी या बहनें जो भी हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर आप एक नंबर देखेंगे या एड्रेस है। जो लोग अलीगढ़ या उसके आसपास एरियो से हैं, जो हमारे यहाँ पर ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं, तो वो ऑफिस पे ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करें। या जो लोग नहीं आ सकते हैं या आउट ऑफ स्टेशन से हैं, जो अलीगढ़ के बाहर से लोग हैं, हमारे हमारे बहन और भाई, अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो हमें दिए गए नंबर पर कॉल करें, जिससे पूरे कोर्स की आपको जानकारी मिल सके। मैं आपको बता दूं, हमने कोई बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा कॉस्टली फीस नहीं रखी है कि कोई अफोर्ड ना कर पाए। हमने अफोर्डेबल फीस को रखा है। हमने इस तरीके से फीस स्ट्रक्चर को डिजाइन किया है अपने कोर्सेज को लेकर कि हर इंसान वो इजीली इसको अफोर्ड कर सकता है। हम जानते हैं कि इस एज में आने के बाद बहुत से अधिवक्ता साथी या बहनें हमारी प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं या छोटा मोटा कोई अपना काम करते हैं, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है बहुत दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है भारत में लगातार। आप देखिए, इतना बड़ा स्टेट होने के बाद 2022 के बाद में कोई वैकेंसी नहीं है अभी तक यूपी में। सुनने में आ रहा है, आज ही मैं एक आईटीआई देख रहा था, नवंबर की आईटीआई है, एक साहब मेरे मित्र हैं, वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे कि मोस्ट प्रोबेबली आफ्टर द कुंभ, जो कुंभ का आयोजन चल रहा है प्रयागराज इलाहाबाद में, उस कुंभ के कंप्लीट होते ही सुनने में आ रहा है कि आपकी एपीओ और पीसीएसजे 2025 के आप नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। और मैं आपसे यही कहूंगा कि जिनको भी जो अधिवक्ता साथी और बहनें हमारी, भाई हमारे, वो अगर एपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो डोंट बी लेट, देरी ना करें और अपनी तैयारी शुरू कर दें। हम ये नहीं कहते हमारे यहाँ पढ़िए, लेकिन हम आपके एज अ शुभ चिंतक, एज अ वेल विशर, हम यही कहेंगे आपसे आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जिस भी माध्यम से आप पढ़ना चाहते हैं, किसी और कोचिंग से ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन जुड़ें, ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन जुड़ें, जैसा आपके लिए आसान हो, जैसा आपके लिए कन्वीनियंट हो, आप वहां पे उस तरीके से जुड़ सकते हैं। तो बताने का मकसद ये था कि अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, वो सबसे पहले आपके चांसेस हैं आपके उत्तराखंड एपीओ और उत्तर प्रदेश एपीओ और न्यायिक सेवा के, जिसमें अच्छे खासे पद रहेंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो तैयारी नहीं शुरू की है तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा है, कोई देरी नहीं होती। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत देर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब जागो तभी सवेरा है। आप जागिए, जागकर एक सही माध्यम से, एक सही गाइडेंस में, एक सही दिशा में अपनी तैयारी को शुरू करिए। अगर हमसे जुड़ते हैं आप, तो हमारे पेड कोर्सेज में जो फीचर्स हैं, जो हम आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएंगे, वो आपको फिल्म्स की पूरी तैयारी कराएंगे, मेंस की तैयारी कराएंगे, आपको इंटरव्यू की तैयारी कराएंगे। तो हम इसमें फिल्म्स में क्या देते हैं, हम फिल्म्स में आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ आपको पीवाईक्यूज सीरीज हमारी चलती है, मॉक टेस्ट हम वो कराएंगे। इसके साथ ही साथ हम क्या कराते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग भी कराते हैं। माध्यम कोई भी हो आपका, चाहे हिंदी माध्यम के बच्चे हों, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, आप परेशान ना हो। हम जो प्रीलिम्स का लेक्चर रहता है वो हमारा बाइलिंगुअल रहता है, इंग्लिश रहता है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चीजों को बताया जाता है, जिसमें ना तो हिंदी माध्यम के बच्चों को कोई दिक्कत होती है और ना ही इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कोई दिक्कत होती है। और फिर भी अगर कोई चीज अगर आप नहीं समझ पाते या किसी चीज को समझने में दुश्वारी होती है या आपको कोई चीज मुश्किल लगती है हिंदी की या इंग्लिश की, तो आप, हमारा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें ये चीज को समझने में दिक्कत हो रही है। तो व्यूअर्स, न देरी करते हुए हम शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रहा था फीस स्ट्रक्चर की। फीस स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मुश्किल है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, आप इजीली कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमने जो डिजाइन किया है फीस स्ट्रक्चर, वो इस तरीके से किया है कि कुछ जो बड़े पेपर्स है, जैसे कि आपका बीएनएसएस हुआ, बीएसए हुआ, या बीएनएस हुआ, या सीपीसी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ,
ये ऐसे पेपर जो बड़े पेपर हैं, जो लेंथी हैं, जिन्हें ड्राई सब्जेक्ट कहते हैं, जिसमें टाइम लगता है। तो प्रोसीजर आपको पता ही है, प्रोसीजर अच्छा खासा टाइम लेता है, तो इनके थोड़े से पैसे ज्यादा है। जैसे कि मैक्सिमम इनके पैसे होंगे 4,500 रुपए, 4,500 रुपीज, 4,500 रुपए ईच पेपर, एक पेपर के 4,500 रुपए। अगर कोई जुड़ना चाहता है हमसे तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर हमारे ऑफिस को विजिट करें। वैसे ही अगर कुछ छोटे पेपर है, जैसे कि फैमिली लॉ है, टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और छोटे छोटे पेपर जो भी होते हैं, अगर आप वो पेपर पेपर हमसे पढ़ना चाहते हैं, इंडिविजुअल पढ़ सकते हैं या फिर आप चाहें तो पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो उनकी फीस एज कंपेयर टू दी ड्राई सब्जेक्ट जस्ट लाइक सीआर, बीएनएसएस, बीएसए, आपका ये सब्जेक्ट जो भी है सीपीसी वगैरह, इससे थोड़ा सा कम फीस है, जैसे कि 3,500 रुपये फीस है, या किसी पेपर की 3,000 फीस है। तो इस तरीके से हमने फीस को डिजाइन किया जिससे कोई भी आसानी से इसको अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि आज के टाइम में 2-3 हज़ार रुपये कुछ भी नहीं, हम शौक में खर्च कर देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सही दिशा में और सही डायरेक्शन के साथ अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दें, और हमसे जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें या फिर ऑफिस विजिट करें ज्यादा जानकारी के लिए। और कुछ हमारे यहाँ पर एक्साइटिंग ऑफिस ऑफर्स चल रहे हैं, कुछ एक्साइटेड ऑफर हैं जो आप से जुड़ने के लिए कुछ आपको ऑफर भी हैं जिससे आपकी कुछ फीस कम हो सकती है। तो ये जानने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर ऑफर कॉल करें या फिर हमारे ऑफिस पे आकर विजिट करें। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द सीपीसी 1908। तो हम सीपीसी को जानेंगे आज। देखिए, जिस तरीके से हमने लास्ट क्लासेस में बात की बीएनएसएस की, तो बीएनएसएस भी एक प्रोसीजरल लॉ है। तो बीएनएसएस प्रोसीजर लॉ आपका क्रिमिनल प्रोसीजर है, यहाँ पर हम सीपीसी पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर है। जैसे कि अगर हम नाम की बात करें इसकी नाम की बात करें तो सीपीसी का नाम क्या है? देखिए, सीपीसी क्या नाम है इसका? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ठीक है ना, ये इसका नाम है। ठीक, इसका नाम क्या है? द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। इसको जानने से पहले हम सबसे पहले एक चीज जानेंगे कि इस कोड का मतलब क्या होता है, इस सिविल प्रोसीजर का मतलब क्या है। बेसिकली मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ, प्रोवाइड करा देता हूँ कि हमें आज के लेक्चर में पढ़ना क्या है। जो कि पहला क्या पढ़ना है, हमें सबसे पहले चीज जाननी है व्हाट इज सीपीसी। व्हाट इज सीपीसी, ठीक। दूसरी चीज हम क्या जानेंगे, हाउ सीपीसी हाउ सीपीसी came into effect, came into effect, ठीक है ना। तीसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे इसमें, प्रोसीजरल हिस्ट्री, प्रोसीजरल हिस्ट्री। और चौथी चीज क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ सीपीसी, नेचर ऑफ सीपीसी। और आपका क्विक फैक्ट्स और अमेंडमेंट्स। हम इतनी सारी चीजों को आज डिस्कस करने वाले हैं, हम इतनी सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस क्लास में कोई दिक्कत है, किसी तरीके का नेटवर्क इशू होता है, तो आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो। हम इस क्लास के बाद में आपको यही वीडियो आपको आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ क्लास आपको मिल जाएगी, इसका लिंक भी आपको शेयर किया जाएगा, जिससे आप कोई बिना असुविधा के आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कुछ लोगों का टाइम शूट नहीं करता है, जैसे कुछ लोग अधिवक्ता साथी या अधिवक्ता बहन या भाई हमारे प्रैक्टिस करते हैं और वो तैयारी भी करना चाहते हैं, तो परेशान ना होइए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये लेक्चर आपके समय के अनुसार, जहां पर आप कंफर्टेबल होंगे, जिस समय में, रात में या जब भी आपको टाइम मिलता है, तो आप आसानी से इसे देख पाएंगे। तो मैं बता ही रहा था कि हम सीपीसी को पढ़ने से पहले इन चीजों के बारे में जानेंगे कि इसका व्हाट इज सीपीसी क्या है, हाउ सीपीसी केम इनटू इफेक्ट, सीपीसी इफेक्ट में प्रभाव में कैसे आई, प्रोसीजरल हिस्ट्री क्या है इसकी, इसकी प्राकृतिक जो इतिहास है इसका, वो क्या है, सॉरी आपका प्रक्रियात्मक इतिहास क्या है इसका,
और क्विक फैक्ट्स, कुछ थोड़े से ऐसे फैक्ट जिन्हें हमें जानना चाहिए, कुछ ऐसे तथ्य हैं, त्वरित तथ्य जिनको हम जानेंगे, और अमेंडमेंट्स कब कितने हो चुके हैं इसमें, ये सब चीजें हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले, मैंने बताया आपको, हमें एक चीज जाननी, कोड क्या होता है, व्हाट इज कोड। भाई इसके नाम में, सीपीसी के कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें क्या है, सबसे पहला सवाल है हमारा कि भाई कोड क्या होता है। आपने अमूमन देखा होगा सारे एक्ट्स में, बहुत सारे एक्ट्स में क्या देखा होगा आपने, बहुत सारे एक्ट्स में ये देखा होगा कि कहीं एक्ट लिखा हुआ मिलता है, कहीं एक्ट लिखा हुआ मिलता है, और कहीं हमें कोड लिखा हुआ मिलता है। तो कोड, जैसे कि आपने देखा होगा बीएनएसएस, ठीक है ना। तो अब तो बीएनएसएस का नाम क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अब संहिता है, तो संहिता की अगर इंग्लिश करें तो हम, वो कोड होती है, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में भी संहिता ही लिख दिया है उन्होंने, पहले कोड हुआ था, कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, वैसे ही यहाँ पर कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर। तो कोड जो होता है, कोड का मतलब क्या है, तो कोड का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। कोड का मतलब होता है सिस्टमैटिकल सिस्टमैटिकल कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स, कानूनों का एक व्यवस्थित या संगठित एक कलेक्शन, या हम कह सकते हैं संगम, ठीक है। कानूनों का ऐसा संगम, ऐसे कानून को इकट्ठा किया गया है जो एक सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक वे में। कोड का मतलब क्या है, बहुत सारे कानूनों को इकट्ठा कर दिया गया है, बहुत सारे कानूनों को इकट्ठा कर दिया गया है, किस तरीके से, एक सीक्वेंस में इकट्ठा किया गया, सिस्टमैटिकली, सिस्टम वन बाई वन, सिस्टमैटिकली उसे अरेंज किया गया, कानूनों को कलेक्ट किया गया, दैट इज द कोड, ठीक है ना। तो ये क्या किया गया है, इसमें जो सिस्टमैटिकली जो अरेंज किए गए, जिनको सिस्टमैटिकली कलेक्ट किया गया है, बहुत सारे कानून थे ना इधर उधर बिखरे हुए थे, वो भी बताऊंगा अभी जब हम प्रोसीजर हिस्ट्री पढ़ेंगे इसकी। तो प्रोसीजर हिस्ट्री पढ़ने में जब हम इसकी प्रक्रियात्मक इतिहास के बारे में जानेंगे, तो आपको बताएंगे हम कि कहाँ कहाँ कब कब सीपीसी किस किस तरीके से वजूद में आई है। तो हम यहाँ पर क्या जान रहे हैं, अभी कोड को जान रहे हैं। कोड होता क्या है, बेसिकली कोड कुछ नहीं है, संगम है, एक एकत्रित की गई चीज है, इकट्ठा कर दिया गया, किसको, सिस्टमैटिकली इकट्ठा किया गया है, सिस्टमैटिकली, एक के बाद एक, सिस्टम के हिसाब से उन्हें इकट्ठा किया गया है। तो कैसे किया गया है, एक के बाद एक इकट्ठा करा, किस चीज को किया गया है, स्टैट्यूट को, ये क्या है, कानूनों को, स्टैट्यूट्स, ठीक है। तो इनको एक सिस्टमैटिक वे में, सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट कर दिया गया है। तो पहला सवाल का आपका जवाब हुआ, कोड क्या होता है। कोड जो होता है, सुव्यवस्थित तरीके से या सुव्यवस्थित ढंग से कानूनों के संगम को हम कोड कहते हैं। अब वो कानून चाहे वो सिविल नेचर का हो, चाहे वो क्रिमिनल नेचर का, लेकिन हो कानून, ठीक है। तो यहाँ प्रक्रिया कानून की बात कर रहे हैं, तो हम यह क्या कहेंगे, अगर सीपीसी के कोड वर्ड की बात बताऊं, तो जो कोड जो सीपीसी में इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब क्या है कि प्रक्रिया से संबंधित वो तमाम कानून जो सिविल नेचर के हैं या सिविल प्रकृति के हैं, उनके सुव्यवस्थित इकट्ठा करने को ही कोड कहते हैं। कोड क्या है, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है यहां पर सिविल प्रोसीजर, क्या है, सिविल प्रोसीजर। तो दूसरे वर्ड पर देखते हैं सिविल प्रोसीजर क्या है। तो देखिए सिविल प्रोसीजर क्या है, हम इसको जानेंगे। हमने क्या कहा कि आपको सिविल प्रोसीजर को देखते हैं, सिविल प्रोसीजर, इसको डिफाइन कर, सिविल प्रोसीजर। तो हमने इससे पहले, जब आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ा हो, या आपने टॉर्ट्स पढ़ा हो, या आपने इक्विटी पढ़ा हो, लॉ ऑफ इक्विटी, या कोई और ज्यूरिस्प्रूडेंस वगैरह, इन सब में एक आपने लैटिन मैगजीन पढ़ी होगी, यूबीजस एबी रेमेडियम, यूबीजस एबी रेमेडियम, रेमेडियम, ठीक, यूबीजस एबी रेमेडियम, ये आपने पढ़ा होगा इससे पहले, यूबीजस एबी रेमेडियम। इसका मतलब क्या होता है, wherever wherever there is a right, there is a
right, there is a legal remedy. There is a legal remedy. इसका मतलब क्या है? हमने अभी क्या जानना है? इससे पहले हमने कोड को डिफाइन किया. कोड क्या होता है? सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स. सिस्टमैटिक कलेक्शन. सिस्टमैटिक कलेक्शन का मतलब क्या है? एक के बाद एक सीक्वेंस में सिस्टमैटिक, वन बाई वन कि पहले आप सूट इंस्टीट्यूट करिए, फिर उसके बाद ये करिए. ऐसे तमाम कानून जो अलग अलग बिखरे हुए थे, तो हमने उनको सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, स्टैब्लिश कर दिया. दैट मींस कोड. इसलिए हम इसको कोड कह रहे हैं, ठीक है, एक्ट नहीं कह रहे हैं. अब यहां पर बात करते हैं यूबीजस ईवी रिमेडियम. इससे इसका क्या मतलब है? मतलब है इसका, हमने बताया wherever there is a right there is a legal remedy. आपने ये जूरिस्प्रूडेंस या फिर अपने टॉर्ट्स में या फिर अपने इक्विटी ऑफ लॉ में तमाम जगह ये आपने ये जो है यूबीजस ईवी रिमेडियम पढ़ा होगा. इसका मतलब क्या होता है? जहां अधिकार है वहां उपचार है. अगर अधिकार नहीं होगा तो वहां ऐसे उपचार का करेंगे क्या? या जहां अधिकार दिया गया है वहां उपचार ना हो. मतलब मैंने कह दिया कि आपको राइट टू लाइफ है, ठीक है ना, और कोई शख्स आपके इस राइट को वायलेट करता है या उसको इन्फ्रिंज करता है या उसको छीनता है या उसको एब्रोगेट करता है कोई शख्स. भाई आपको एक पर्टिकुलर कोई राइट दिया गया और उस राइट को आपको कोई छीन लेता है, उसको कोई छीनता है, इंक्रोच करता है उस राइट को. आपके उस राइट को क्या करता है? वंचित करता है. आपको उस राइट से डिप्राइव कर रहा है, वंचित कर रहा है. तो आप करेंगे क्या? भाई राइट तो है आपके पास, देयर इज अ राइट, बट देयर इज नो रेमेडी. तो फिर करूंगा कैसे राइट का? अगर जहां राइट तो दे दिया आपने लेकिन रेमेडी नहीं दिया. आपने कबूतर खाने का एक सिद्धांत पढ़ा होगा जिसे हम पिजन होल थ्योरी कहते हैं. कपूत खाने का सिद्धांत या कबूतर खाने का सिद्धांत. ये आपने बेसिकली उसमें टॉस में पढ़ा होगा. मेरे ख्याल से बिनफील्ड की ये थ्योरी है, ठीक है. तो इस थ्योरी में क्या बताया गया है? तो इस थ्योरी में क्या बताया गया कि कुछ सिलेक्टेड राइट थे उनको तो हम देंगे मान्यता, अदरवाइज नहीं, क्योंकि वहां राइट कैसा होना चाहिए? लीगल राइट होना चाहिए आपका, तो आपको रेमेडी मिलेगी. अगर वो लीगल राइट नहीं है आपका तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी. जैसे कि आपने दो लैटिन मैक्सिम्स पढ़ी होंगी. कौन सी है वो? इंजूरिया साइन डैमनम और डैमनम साइन इंजूरिया. ये भी लीगल राइट पे ही बेस्ड है दोनों. तो यहां पर भी कह रहे हैं कि देयर इज अ राइट एंड देयर इज अ रेमेडी. अगर आपको कोई, मेरे पास ये वाला राइट था, एक ये राइट है, कोई राइट है ये, ठीक है, ये मेरे पास लीगल राइट है, ये लीगल राइट है. अब मेरा ये राइट किसी ने क्या किया? डिप्राइव कर दिया, डिप्राइव किया गया, मुझे वंचित कर दिया गया इस राइट से मुझे. जैसे कि आपने कई केसेस पढ़े होंगे. जैसे पहला केस है आपका एशवी वर्सेस वाइट, आपका टॉर्ट्स में पढ़ेंगे आप इंजूरिया साइन डैमनम पे. और इसके अलावा एक केस होता है अशरफी लाल वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ आगरा. ये दोनों केसेस पढ़े होंगे. वहां पर क्या था? उसे वोटिंग राइट था. वोटिंग राइट क्या है? वो इट्स अ लीगल राइट. तो उसको वोट डालने से रोक दिया जाता है. सो प्रॉपर वो वोट आईडी वगैरह सब थी उस पर, तो उसको रोक दिया जाता है. तो वो क्या करता है? कोर्ट जाता है. कोर्ट जाकर वो अपने लिए क्या कहता है? मेरे राइट को रिस्टोर किया जाए. तो यहां पर राइट आपका क्या कर दिया गया? डिप्राइव किया गया. मान लीजिए इसे ये वोटिंग राइट था, इसका वोटिंग राइट, इस राइट से उसे वंचित कर दिया गया, उसके राइट को छीन लिया गया. अब वो बेचारा क्या करे? उससे कहो कोर्ट जाओ. आप क्यों जाएंगे कोर्ट? हमने कहा ना आपको कि आपके पास राइट है तो रेमेडी भी होगी. आपके पास राइट है तो रेमेडी भी है. तो रेमेडी प्रोवाइड कौन कराएगा? कोर्ट्स कराएंगे. जितने भी कोर्ट्स हैं वो कराएंगे. प्रॉपर कोर्ट में जाइए और उसके बाद अपने रेमेडी को मांगिए. तो सवाल ये है कि जब आप कोर्ट जाएंगे तो कैसे जाएं हम कोर्ट? हम ये कोर्ट जब हमें जाना है, हमने कहा गो टू कोर्ट, कोर्ट जाइए आप. तो हम जाएं कैसे? तरीका क्या होगा? प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर क्या होगा? ये प्रोसीजर क्या होगा कोर्ट जाने का? तो हमने देखा राइट का नेचर देखेंगे. राइट दो तरह के होते हैं आपके. एक तो सब्सटेंटिव राइट होते हैं. सब्सटेंटिव राइट का मतलब होता है यही वाले राइट. सब्सटेंटिव लॉ भी दो तरह के होते हैं. ऐसे राइट जिन्हें सब्सटेंटिव लॉ से हमें मिले. तो सब्सटेंटिव लॉ कैसे होते हैं? सब्सटेंटिव लॉ, इसमें राइट के तरीके दो तरीके होते हैं. एक तो सिविल राइट्स होते हैं, एक क्रिमिनल राइट्स होते हैं. जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं इस वाले राइट की, तो ये क्रिमिनल राइट आपको मिला है. जैसे आपको किसी ने थप्पड़ मारा, ठीक है ना, तो आपके पास राइट है कि भाई आप राइट जो भी आपका नुकसान हुआ है
आप उसके खिलाफ जाइए, आप उसको भरपाई कराइए, या आपको कंपनसेट करेगी सरकार, नहीं करेगी तो उसको सजा देगी, वो आपके पास राइट है। ठीक है, यहां पर सिविल राइट्स है। जैसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। ए और बी के बीच, इन ए और बी के बीच क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है साइन, एक एग्रीमेंट साइन हुआ। इसने ए ने बी से कहा कि मैं आपको क्या दूंगा, आपको 10 रुपए पर नग के हिसाब से, 10 रुपीज पर नग के हिसाब से, 10 रुपीज पर नग के हिसाब से, पर पीस के हिसाब से, पीस के हिसाब से क्या देंगे, ये कोई इनको चीज प्रोवाइड करेंगे। मिसाल के तौर पे मोबाइल फोन, ये पर मोबाइल 10 रुपए देंगे, मिसाल के तौर पे मान लेते हैं। लेकिन ये जो साहब है, इन्होंने पेमेंट तो कर दिया, लेकिन इन्होंने डिलीवरी नहीं कराई, इन्होंने डिलीवर नहीं कराया। तो डिलीवर नहीं कराया तो इनकी साइड से, भाई साहब की साइड से, ए ने बी से कहा कि मैं आपको हर मोबाइल पीस के लिए 10 रुपए चार्ज करूंगा। बी एग्री करते हैं कि ठीक है, आप 10 रुपए में मुझे दीजिएगा, लेकिन ये तयशुदा टाइम में, ये टाइम के अंदर रहते हुए ये चीज नहीं करा पाते हैं, यानी कि इनकी तरफ से क्या हो जाता है, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो जाता है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने की शक्ल में क्या हुआ, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने की शक्ल में ये साहब इनके पास कहे कि भाई आप दीजिए मोबाइल, ये बोलते मेरे पास है ही नहीं, इन्होंने ब्रीच कर दिया। तो इनके पास एक राइट मिल गया। राइट कौन सा है इनके पास, राइट टू क्लेम कंपनसेशन अंडर सेक्शन 73 ऑफ आईसीए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से इनको एक राइट मिला। और ये राइट कैसा है आपका, सब्सटेंटिव राइट है, सब्सटेंटिव नेचर का राइट है। इनको ये राइट मिल गया। राइट मिलने के बाद में इन्होंने क्या करा, ये कोर्ट चले गए। कोर्ट जाने के बाद क्या करा इन्होंने, कोर्ट तो गए और इन्होंने कहा भाई मुझे आप रेमेडी दीजिए। तो यहां समझिए आप, राइट इनको मिला। क्लेम, जो क्लेम्स होते हैं, जो कंपनसेशन, जो डैमेजेस हम क्लेम करते हैं, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, वो सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में करते हैं। तो क्यों करते हैं, वहां राइट होता है। वहां पर जो एग्रीड पार्टी होती है, जो विक्टिम, जो पीड़ित पक्षकार होता है, एग्रीड पार्टी होती है, उसके पास राइट होता है, जिसके ऑप्शन पर वो अपने कोर्ट जाकर क्या कहेगा कि भाई इन साहब ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है और इनसे अब क्या दिलाइए, मुझे डैमेजेस दिलाइए। तो कोर्ट के सामने ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, नहीं, ये राइट तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे रहा है, लेकिन इस राइट को क्या कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए एक प्रॉपर तरीका होगा ना। हाँ, है तो तरीका, तो उसी तरीके को हम प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि ये राइट आपका सिविल नेचर का है, ये राइट आपका सिविल नेचर का है, तो इसमें प्रोसीजर भी कैसा लगेगा, सिविल प्रोसीजर लगेगा। इसमें प्रोसीजर भी कैसा लगेगा, सिविल नेचर का लगेगा। तो क्या जो राइट है वो राइट मिल जाएगा आपको, और जो रेमेडी है आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आप जिस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, उस प्रोसीजर को ही हम सिविल प्रोसीजर कहते हैं। बात समझ में आई कि अगर आपका राइट है सिविल नेचर का, जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट का आपको एग्जांपल दिया कि किसी शख्स ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उस शख्स ने आपके कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, यानी कि उसके हैंड से वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है। तो उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप कोर्ट के सामने एक राइट लेकर खड़े होंगे। वो राइट आपको कौन देता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 73 देता है। वहां डैमेजेस को क्लेम करेंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस को। आप क्या कहेंगे कोर्ट से कहेंगे साहब इसकी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने की वजह से मुझे तकलीफ हुई है, मुझे क्षति हुई है, और मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई है, मुझे डैमेजेस दिलाए जाए। और कोर्ट कहेगा ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करके आओ। तो उस प्रोसेस का नाम ही सिविल प्रोसीजर होता है। तो आप सीपीसी का सहारा लेंगे, ठीक है, सीपीसी का सहारा लीजिए। तो एक तो आप सीपीसी का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और दूसरा एक टाइम पीरियड होता है ना। ये नहीं कि आज आपको कोई दिक्कत हुई, आज कोई आपको कॉज ऑफ एक्शन मिला, आज आपने कोई पीड़ा हुई आपको, आज कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, तो ये तो नहीं है 10 साल के बाद चले जाएंगे, नहीं। एक टाइम होता है, वो टाइम कहां बताया गया, लिमिटेशन एक्ट में, लिमिटेशन एक्ट में टाइम बताया गया। इन दोनों के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप कहां पहुंचेंगे, इन दोनों के प्रोसीजर को फॉलो करते आप कहां जाएंगे, आप कोर्ट के सामने खड़े हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर जो प्रोसीजर होगा, इसी को सिविल प्रोसीजर कहेंगे, सिविल प्रोसीजर, इसी को सिविल प्रोसीजर कहेंगे। ठीक है ना, यही आपका सिविल प्रोसीजर होगा। तो हमने दो चीजें जानी, पहला कोड जाना, कोड कैसे कहते हैं, सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ स्टैट्यूट्स। और उसके अलावा क्या होता है, सिविल प्रोसीजर क्या है, ऐसा कोई राइट जो सिविल नेचर का है, उसके आपके राइट को किसी ने क्या किया, इन्फ्रिंज कर रखा है या उसको ब्रीच किया है आपके, तो आप ऐसे राइट के सहारे क्या करेंगे, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कहां जाएंगे, आप कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट जाने के बाद आप अपने राइट को क्या करेंगे, रिस्टोर कराने की मांग करेंगे। रिस्टोर किया जाए मेरा राइट,
जो मेरा राइट था वो मुझे दिलाएगा, कोड कहेगी यस आपका राइट आपको मिलेगा, ठीक है ना, ये सब चीजें। तो ये एक हल्का सा आपको मैंने बताया, और इसके आगे का जो सीरीज है हमारी वो कंटिन्यू रहेगी, और हम कल इस पर एक डिटेल चर्चा करेंगे। और इसमें कई अभी क्वेश्चंस जो मैंने बताए लास्ट में आपको, जो देखिए ये मैंने कुछ चीजें बताई, व्हाट इज सीपीसी, हाउ सीपीसी केम इनटू इफेक्ट, प्रोसीजरल हिस्ट्री, नेचर ऑफ सीपीसी, क्विक फैक्ट्स और ये अमेंडमेंट्स, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको क्लास को समाप्त करने से पहले एक बात बता दूं कि जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, एनएलसीसी क्लासेस के बैनर तले वो तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं जो स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है उस नंबर पर कांटेक्ट करें ज़्यादा जानकारी के लिए, या फिर हमारे ऑफिस को विजिट करें। और कुछ ऑफर्स हैं, उन ऑफर्स को अवेल करें, लेट ना करें, वरना जो ऑफर चल रहा है हमारा 26 जनवरी का ऑफर है, ठीक है, नए साल से ही चल रहा है, तो उस ऑफर को अवेल करें और मिनिमम प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन पाएं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे या पढ़ा रहे हैं वो सारे के सारे वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, कंपटीशन देकर आ रहे हैं या कुछ कंपटीशन को पास कर आ रहे हैं, सारी टीम हमारी बढ़िया है। और हमारे यहाँ पर फर्स्ट क्लास, 6th क्लास और 9th और 11th क्लास के लिए एमयू के एंट्रेंस एग्जाम और जेएमआई के एंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कराई जाती है। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे दी गए नंबर पर कॉल करके या फिर हमारे ऑफिस को विजिट कर। थैंक यू।